आज़ादी के बाद भारत एक नए राष्ट्र के रूप में खुद को डिफाइन कर रहा था और इसी प्रोसेस में जवाहरलाल नेहरू ने एक सेकुलर, सोशलिस्ट और मॉडर्न स्टेट का विजन दिया, जहां पर यह बोला गया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अलग हैं, मगर आज इसका उल्टा ही है। लेकिन इसी विजन के पैदल एक दूसरा थॉट प्रोसेस क्वाइटली ग्रो कर रहा था, जो मानता था कि भारत की पहचान सिर्फ उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं बल्कि उसकी सभ्यता और संस्कृति से भी होनी चाहिए। और इसी थॉट को पॉलिटिकल फॉर्म दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ बनाई, जिसका कोर आइडिया था कल्चरल नेशनलिज्म। ये पार्टी डायरेक्टली कनेक्टेड थी आरएसएस से, जो एक डिसिप्लिन कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब एक ऐसा संगठन जो अत्यधिक अनुशासित और विशिष्ट योग्यता पर आधारित था, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली थी। एक ऐसा जमीनी स्तर वाला संघ जो कैसे दशकों तक चुपचाप काम करता रहा, कैसे यह एक राष्ट्र पार्टी बन पाया, और क्या थी बीजेपी की असल कहानी। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1975 जब इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी को लागू किया, तो भारत की डेमोक्रेसी एक टेस्ट से गुजर रही थी। लगभग सारे ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस को कंट्रोल कर लिया गया, जिससे पॉलिटिकल मतभेद ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब सिर्फ पावर इंदिरा गांधी के पास थी, लेकिन इतिहास से जाना गया है हर एक दमन एक रिएक्शन क्रिएट करता है। और जब कुछ समय बाद देश से इमरजेंसी को खत्म किया गया, तो जनसंघ और सारी ओपोजिशन पार्टियों ने मिलकर अपनी एक जनता पार्टी बनाई, क्योंकि एक तरह से ये आइडियोलॉजी का मिक्सचर था, क्योंकि इसमें सभी तरह के लोगों की विचारधारा शामिल थी। काफी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी पार्टी को समाज के उच्च स्तर तक पहुंचा दिया, जिससे 1977 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। ये एक सिस्टमिक शॉक था इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन यहाँ एक डीप प्रॉब्लम थी। जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी पर नहीं बल्कि एंटी कांग्रेस के सेंटीमेंट पर बनी थी, जिससे जनता पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बड़े लीडरशिप के बीच झगड़ा हो जाता था और आरएसएस के संबंध को लेकर काफी बड़े विवाद हो जाते थे, जिससे 1980 तक आते आते एक पार्टी टूट जाती है। कोई नहीं जानता था कि इस झगड़े के बाद एक ऐसी पार्टी निकल कर आएगी जो पूरे भारत को लीड करेगी, क्योंकि इस स्थिति में एक इंसान सामने आता है जो खुद भी जनता पार्टी का सदस्य हुआ करता था, मगर वह उस पार्टी को छोड़कर 1980 में अपनी पार्टी बीजेपी की स्थापना करता है, और वो इंसान अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने अपने पार्टी को ग्रो करने के लिए गांधीयन सोशलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया, जो पार्टी के आइडियोलॉजी को सॉफ्ट और एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही थी, क्योंकि पार्टी की कोई क्लियर आइडेंटिफाई नहीं थी, इसलिए वोटर्स कंफ्यूज थे पार्टी के आइडियोलॉजी को समझने में। और कांग्रेस पूरे देश में डोमिनेंट थी, इसलिए 1984 के इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीतती है। ये बीजेपी के लिए अस्तित्वगत संकट थी। उन्हें लग रहा था कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बना पाएगी। इस फेलियर के बाद बीजेपी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उनका कहना था कि पार्टी की आइडियोलॉजी को डिल्यूट करने के बजाय उसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। यही पर एंट्री होती है लाल कृष्ण आडवाणी की। उन्होंने बीजेपी को एक मास मूवमेंट पार्टी में कन्वर्ट किया और राम जन्मभूमि इशू को पॉलिटिकल का सेंटर बना दिया। अयोध्या के मूवमेंट ने लोगों के बीच एक इमोशनल वेव को क्रिएट किया, जिससे धर्म, पहचान और राजनीति घुल मिल जाए। और यहीं से शुरू होता है पॉलिटिक्स में रिलीजियस का खेल, जो आज तक ये पार्टी खेलती आ रही है। और जरूरी बात, ये सिर्फ मंदिर का इशू नहीं था, बल्कि यह पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल था, जिससे वोटर्स को इकट्ठा किया जा सके। और दुर्भाग्य से बीजेपी के सेट्स में बढ़ोतरी देखी गई। पार्टी अब जमीनी स्तर से ऊपर उठने लगी और अब पार्टी को ग्रो करने के लिए एक निश्चित दिशा मिल गया। अब आता है 1996, जब भारतीय राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन दिक्कत यह थी कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, और यही वजह है सिर्फ 13 दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है, जो बीजेपी के लिए एक सिंबॉलिक लेकिन पेनफुल मूवमेंट था। और इससे यह साफ हो गया कि इंडियन डेमोक्रेसी में सिर्फ आइडियोलॉजी या पॉपुलैरिटी से सत्ता नहीं मिलती, बल्कि स्टेबल मेजोरिटी के लिए अलायंस और पॉलिटिकल पार्टनरशिप उतने ही जरूरी होते हैं। यही वो मोड़ था जहां पर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी को फंडामेंटली बदलना शुरू किया, और 1998 तक आते आते उसने अलग अलग रीजनल पार्टी का सहायता लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का निर्माण किया, जिससे इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया फेज शुरू हुआ, जहां आइडियोलॉजी के साथ साथ व्यवहारवाद यानी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का महत्व बढ़ गया। और इस अलायंस मॉडल ने बीजेपी को वह स्टेबिलिटी दी जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। जब वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी, तब 1998 से 2004 का दौर बीजेपी के लिए सिर्फ एक सत्ता का समय नहीं था, बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने का समय था, क्योंकि इसी दौरान भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पावर दिखाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया गया, जिससे लिबरलाइजेशन को मोमेंटम मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोalition पार्टनर्स के साथ बैलेंस बनाकर सरकार चलाना बीजेपी ने सीख लिया था।
जिससे उसे एक रेस्पॉन्सिबल और मेचर रूलिंग पार्टी की इमेज मिली। लेकिन पॉलिटिक्स में हर सक्सेस परमानेंट नहीं होती और यही कारण है कि 2004 में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग कंपेनियन के साथ इलेक्शन में एंट्री की, जिस पर शहरी विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन को हाईलाइट किया गया। लेकिन यह कंपेनियन ग्राउंड रियलिटी तक कनेक्ट नहीं कर पाया, खासकर रूरल और गरीब वर्ग के वोटर के साथ, जिन्हें लग रहा था कि यह जमात उनकी जिंदगी में कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। और इसी डिस्कनेक्ट की वजह से बीजेपी अप्रत्याशित रूप से हार जाती है। जबकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सत्ता में आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर पॉलिटिकल नैरेटिव जनता के रियल एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता तो वह ज्यादा टिक नहीं पाता। इसके बाद 10 साल का समय बीजेपी के लिए एक रिबिल्डिंग का फेज बना, जहां पार्टी अपने अंदर झांक कर अपने वीकनेस को तलाश किया और धीरे धीरे एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की, जिसका सबसे बड़ा परिणाम 2014 में देखने को मिला, जब बीजेपी ने एक पावरफुल कॉम्बिनेशन तैयार किया, जिसमें एक मैसिव आइडियोलॉजी देकर, डेवलपमेंट का एजेंडा दिखाकर और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के नाम पर वोट को इकट्ठा किया गया। और इस स्ट्रेटेजी का चेहरा बने नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक बहुत गरीब परिवार का बताया, जिन्होंने बात की कि करप्शन को कंट्रोल में किया जाएगा, मगर आज करप्शन उन्हीं के कंट्रोल में है और शायद उन्हीं की पार्टियों में सबसे ज्यादा करप्ट लोग बैठे हैं। यह कॉम्पिटेंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि इमोशनल और एस्पिरेशनल दोनों था। इसमें लोगों को लगा कि वह चेंज का हिस्सा बन सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जो 30 साल बाद किसी पार्टी को मिला था। और 2019 में इस बहुमत को और मजबूत करते हुए बीजेपी ने 303 सीटें जीत ली, जिससे यह साफ हो गया कि अब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट फोर्स बन चुकी है। इस पूरे दौर में बीजेपी ने कल्चरल नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और डेवलपमेंट का झांसा देकर अपनी जगह बनाए रखी। बीजेपी के सपोर्टर्स इसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बोल्ड डिसीजन और ग्लोबल रिकॉग्निशन का दौर मानते हैं। लेकिन वहीं पर क्रिटिक्स इसे रिलीजियस पोलराइजेशन, पावर सेंट्रलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर के नजरिए से देखते हैं, जो कि हकीकत है। अगर इस जर्नी को ध्यान से समझा जाए तो यहाँ साफ साफ दिखा देता है कि बीजेपी का राइज किसी एक इवेंट या फिर किसी एक लीडर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था जो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला आरएसएस के जरिए से, जिससे यह लॉन्ग टर्म में टिका रहा। दूसरा कैडर बिल्डिंग, तीसरा क्लियर आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन और चौथा बदलते समय के साथ पार्टीज के साथ अलायंस को बनाए रखना। यही कॉम्बिनेशन उसे आज की डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।